हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नीलेश। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से 1857 के फलस्वरूप अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव किए, सेना में बदलाव किए, प्रशासन में बदलाव किए, प्रांतीय प्रशासन में बदलाव किए और स्थानीय संस्थाओं का गठन किया और उनकी कार्यप्रणाली को तय किया कि वो कैसे कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने सार्वजनिक सेवाओं में क्या क्या बदलाव किया। सार्वजनिक सेवाएं यानी सिविल सर्विसेज। आप भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज हर परीक्षार्थी का कहीं ना कहीं दिमाग में एक एम होता है। सिविल सर्विसेज का अर्थ ये होता है कि आप देश चलाने में एक अहम भूमिका निभाएं। उस समय भी हमारे भारतीयों के मन में यह मंशा थी कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करें और देश चलाने में सहायता करें, जिससे कि वो जो चेंजेस चाह रहे थे, जो बदलाव चाह रहे थे भारत में करना, वो कर पाते, उसकी शक्ति उन्हें प्राप्त हो पाती। पहले क्या था, अब तक आपने देख लिया कि 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप भारत की सरकार पर भारतीयों का अपना कोई नियंत्रण नहीं था, अपना कोई भी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकते थे, पर उन्हें परीक्षा देने के लिए लंदन जाना होगा और वहां जाकर उन्हें परीक्षा देनी होगी। वर्ष 1863 में सबसे पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर जी बने, जो श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी जिनके बड़े भाई थे, वो पहले भारतीय बने जिन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्वालिफाई की। आपको मैं बता दूं कि 1-2 भारतीय हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करते थे, पर उनकी संख्या ना के बराबर थी। 1-2 भारतीय अगर चले भी जा रहे थे तो उसका मतलब क्या, कोई बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन तो आ नहीं जाता। ऐसा क्यों था कि भारतीय 1-2 ही सेलेक्ट हो रहे थे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या भारतीय में टैलेंट की इतनी कमी थी? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे नियम थे और चीजें इतनी कठिन थी। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी। आज भी जो भाषा कईयों के होश उड़ा देती है पूरी परीक्षाएं, यही उस समय भी सबसे बड़ी समस्या थी। परीक्षा का जो माध्यम था वो था इंग्लिश। नंबर 2, सिलेबस। जैसी परीक्षा होगी आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर बिहार की परीक्षा है तो मेनली बिहार के बारे में जानना पड़ेगा, यूपी की परीक्षा है तो थोड़ा बहुत यूपी के बारे में जानना पड़ेगा, लंदन में परीक्षा है तो ग्रीक और लैटिन सिविलाइजेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास है तो लंदन जाइए, इंग्लिश में पेपर दीजिए और सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करिए। यह अपने आप में ही एक टफ काम था, खासतौर से जब अंग्रेजों की नीतियां अब इतनी कड़ी हो गई थी। इसीलिए हर साल सिर्फ 1 से 2 भारतीय ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते। आपको मैं बताऊं, सन 1859 वर्ष 1859 तक 1859 तक सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की मैक्सिमम आयु सीमा जो है, मैक्सिमम सबसे अधिक आयु सीमा जो है वो 23 वर्ष थी। यानी 23 वर्ष के बाद आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा नहीं दे सकते, जिसे 1875 में घटाकर मात्र 19 वर्ष कर दी गई। आप बताइए, 19 वर्ष में व्यक्ति अंग्रेजी का भी ज्ञान कर ले, ग्रीक और लैटिन माइथोलॉजी का भी ज्ञान कर ले, वहां की सिविलाइजेशन को समझ ले, और वो भी इंग्लिश में, और लंदन जाके परीक्षा दे दिया है। ये इतना कठिन कार्य था, इसीलिए कम से कम भारतीय वहां तक जा रहे थे। अच्छा, अंग्रेजों ने ये किया क्यों? आयु की सीमा भी घटा दी, इतना मुश्किल क्यों रखा? क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय किसी भी प्रकार का प्रशासनिक ओहदा पाए, डिसीजन लेने का कोई भी अधिकार, कोई भी मौका उनको प्राप्त हो, क्योंकि वो अपनी रणनीति में ऐसे किसी को भी नहीं चाहते थे जो बाधा उत्पन्न करे। यहां तक कि सचिव उस समय थे लॉर्ड किम्बरली, और उनका अपना बयान था कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में, आप किम्बरली जी को देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों को हमेशा एक पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक था। ये सब इतने डर गए थे 1857 के विद्रोह से कि ये चाहते थे कि यूरोपीय हर जगह रहे जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर हो, जहां पर निर्णय लेने की शक्ति हो। उस समय के वायसरॉय, उस समय के तत्कालीन वायसरॉय लैंसडाउन, आप देख सकते हैं, का भी यह विचार था कि इस विशालकाय साम्राज्य को यदि संभालना है, यदि इस विशालकाय साम्राज्य को संभालना है तो सरकार का यूरोपियों के हाथ में होना एक अनिवार्यता है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यह इस सरकार में लोग यानी भारतीय अधिक हो गए तो फिर इनके विद्रोह के स्वर बुलंद हो जाएंगे और फिर से अंग्रेजों को एक कड़े विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। अंग्रेज बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यही कारण है कि ऐसी सेवाएं जैसे कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इंजीनियरिंग, जंगल, डाक और तार, रेलवे, ये सब भारतीयों को मिले नहीं। यही नहीं, जहां पर भी वेतन अधिक होता था उसे यूरोपियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता था। अब आप बताइए, कितना मुश्किल था भारतीयों के लिए उसमें सर्वाइव कर पाना और सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर कर पाना। उसके बावजूद
जो भारतीय इस मंशा से एग्जाम को क्वालिफाई किए और उन्हें लगा वो भारत को बदलने के प्रयास में सहयोग कर सकते हैं, भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, वह मात्र विभागीय बाबू बन के रह गए। उनका अपना कुछ ना चला। शासन की मंशा को मानने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। भैया, जब ऊपर बैठा व्यक्ति, आपको याद होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे वॉइस रॉय, उसके नीचे उनके मेंबर्स, उसके नीचे प्रांतीय प्रशासन, और ये जब सब मिलकर ये चाह रहे हैं कि भारतीय इसमें ना आए, किसी भी स्तर पर भारतीय अधिकारी लाइन से याद है भारतीय बाहर, तो फिर वो कैसे चाह लेते कि सिविल सर्विसेज में आप जाकर एक सिविल सर्वेंट बन पाते। बहुत ही मुश्किल रहा थी। इसीलिए सार्वजनिक सेवाओं में भारतीय का पार्टिसिपेशन, भारतीय का रोल, भारतीयों का सहयोग एकदम ना के बराबर। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासन संबंधी नीतियां। अंग्रेजों ने सिविल सर्विसेज में यह चाहा कि भारतीय ना घुस सके, और जो यूरोपीय भारतीयों पर गवर्न कर रहे थे उन्होंने अपने कार्य करने की शैली, कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने के तरीके में अच्छे खासे बदलाव किए। उन्होंने कई नए हथियारों का प्रयोग किया और पुराने वालों में मरम्मत की, मतलब कई नीतियों में बदलाव किया और कई नई नीतियां ऐसे लाए, ऐसी नई नीतियों को अपने प्रयोग में डाला जिससे वह भारतीयों पर अच्छे तरीके से गवर्न कर सकते थे और किसी भी विद्रोह से बचने में वे सक्षम हो पाते। आइए देखते हैं अंग्रेजों ने कितनी नीतियां अपनाई। अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई नीतियों में बांटो और राज करो, जमींदार और रजवाड़ों के साथ संबंध, शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता या कहें भेद, समाज सुधार के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया था। सामाजिक सेवा में हमारे भारत में बहुत ज्यादा पिछड़ापन था, हम बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा पीछे थे। प्रेस पर प्रतिबंध लग चुका था। किस तरीके से प्रेस पर प्रतिबंध लगा, कैसे हटा, ये हम देखेंगे। अंग्रेजों ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे बदलाव किए, इसी वीडियो में हम इसको पूरा देखेंगे। जातीय शत्रुता और श्रम संबंधी कानून, इसमें इन्होंने क्या क्या बदलाव किए, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बांटो और राज करो। आपको मैं बता दूं कि विकास का अर्थ क्या है? 1857 के विद्रोह के दमन करने के साथ ही अब भारत के प्रति अंग्रेजों का जो थोड़ा बहुत भी प्रेम बचा था सब खत्म हो गया। अंग्रेज भारत से त्रस्त हो गए थे और इनके भारत में जो ये अपनापन दिखाने की एक एक्टिंग भी करते थे वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। पहले अंग्रेज दबे स्वर में यह कहा करते थे कि हम भारत के नागरिकों को स्वशासन के लिए तैयार कर रहे हैं, अर्थात वे हमें सिखा रहे हैं कि कैसे देश चलाना चाहिए, और एक बार हम सीख जाएंगे तो वह देश का संचालन, देश का नेतृत्व, देश की कमान हमारे हाथ में सौंपकर चले जाएंगे। पहले कुछ दबे स्वरों में वो ऐसा कहा करते थे, पर अब उन्होंने खुलकर ऐसा कहना शुरू कर दिया कि भारत में रहने वाले भारतीय स्वशासन करने के योग्य ही नहीं है और अंग्रेजों का इन पर शासन अनिश्चित काल के लिए बना रहना चाहिए। अंग्रेज पूरी तरीके से भारत से लगाव खत्म कर चुके थे, बस एक सूत्रीय उद्देश्य कि भारत पर कैसे अपना नियंत्रण कायम रखना है, भारत पर कैसे अधिकार अपना कायम रखना है। आइए सबसे पहले देखते हैं बांटो और राज करो। बांटो और राज करो, इस नीति के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की कोई जरूरत। डिवाइड एंड रूल आप सब लोग जानते हैं, कुछ बिंदुओं को मैं हाईलाइट कर देता हूं। अंग्रेजों ने हमारे भारत को कई टुकड़ों में बांटा। आपको याद होगा जब मैंने सेना में परिवर्तन पढ़ाया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिए। जब हमने सेना में परिवर्तन पढ़ाया था तब आपने देखा था कि सेना को भी इस तरीके से जातीय समीकरण में बांट दिया गया था। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरीके से बहुत सारे रेजिमेंट बांट दिए गए थे जहां पर एक जाति के लोगों को ही रखा जाता था और उन्हें यह बताया जाता था कि उनकी जाति महान है, जिससे कि यदि कभी भी कोई विद्रोह, कोई टुकड़ी करे तो दूसरी जाति, क्योंकि अब जातीय भेद उत्पन्न हो गया है तो उनके बीच का लगाव खत्म हो गया है। जब लगाव खत्म हो जाएगा तो वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं और एक टुकड़ी दूसरी टुकड़ी द्वारा किए गए विद्रोह को दमन करने में अंग्रेजों की सहायता करेगी। इसी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति का प्रयोग करके अंग्रेजों ने भारत को कई भागों में बांटा। जैसे जनता को राजाओं के प्रति भड़काया, एक प्रांत को दूसरे प्रांत के प्रति भड़काया, एक जाति को दूसरे जाति की तरफ भड़काया, एक समूह को दूसरे समूह की तरफ भड़काया और सबसे जरूरी हिंदू को मुसलमानों की तरफ भड़काया। भारत की एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने हर संभव प्रयास किया। विद्रोह के फौरन बाद उन्होंने क्या किया? मुसलमानों का दमन किया, बड़े पैमाने पर उनकी जमीनों को जब्त किया और हिंदुओं को अपना तरफदार घोषित कर दिया। 1870 के बाद परिवर्तन उच्चतम मध्य वर्गीय मुसलमानों को आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की गई। यानी पहले हिंदुओं को बताया गया कि हमारे साथ मिलकर मुसलमानों को दबाओ, ये तुम्हारे दुश्मन है। फिर मुसलमानों के साथ मिलकर यही कार्य हिंदुओं के लिए किया गया। देखिए ब्रिटिशर्स कैसे बांट रहे हैं। यही नहीं, औद्योगिक पिछड़ापन यानी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के कारण
क्योंकि इंडस्ट्री थी नहीं, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर थे नहीं। भारतीय शिक्षित हो गए तो अब शिक्षा का क्या करें बताइए। यदि आप शिक्षित हो जाएं, आज भी हम देखते हैं कि ट्विटर पर स्ट्राइक चल रही है, लोग अगेंस्ट में गवर्नमेंट के वोट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, किस लिए? जॉब्स के लिए, रोजगार के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि हम अगर इतनी तैयारी कर लें और आप वैकेंसी ही ना निकालें तब हमारी तैयारी किस काम की रह जाएगी, हम कैसे अपना भविष्य सही करेंगे। यही समस्या उस समय भी शिक्षित भारतीय की थी और शिक्षित भारतीय पूरी तरीके से सरकारी सेवा पर निर्भर हो गया था। उसके सामने कोई उपाय नहीं थे। सरकारी पदों के लिए कड़ी प्रतियोगिता थी। सरकार ने इस प्रतियोगिता का लाभ उठाकर प्रांतिक सांप्रदायिक द्वेष और घृणा को भरपूर भड़काया और देश को विभाजित किया। फिजिकली नहीं, मैप से काट कर नहीं कि भारत का ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, ये भी किया, करने की कोशिश की बंगाल के साथ, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा क्या किया, लोगों की एकता को तोड़ दिया। जो मुट्ठी पहले बंद थी अब वह मुट्ठी धीरे धीरे करके खुल गई और लोगों को एक दूसरे के प्रति अंग्रेजों ने भड़काना शुरू कर दिया। देखते हैं कैसे। अगला टॉपिक है जमींदारों और रजवाड़ों के साथ संबंध। बांटो और राज करो की नीति को यहां हम उपयोग में आते हुए देखेंगे। आपको मैं बता दूं, शिक्षित भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का लगाव जो 1857 के बाद हुआ वो खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि शिक्षित भारतीय शिक्षा ग्रहण करते ही अंग्रेजों की पोल खोलने लग गए। अब शिक्षित भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का नजरिया बदल गया था, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। और अंग्रेजों ने जमींदारों और भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसकी तरफ? जमींदारों और भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके हितों की रक्षा भी करना शुरू कर दिया। अवध के अधिकांश तालुकेदारों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने का तरीका था कि हम जो आप करेंगे उसको हम सही मानेंगे, उल्टा आप जो भी अन्याय करेंगे हम उसकी रक्षा के लिए कानून भी बनाएंगे, बस आप भारत को दबाने में अंग्रेजों की सहायता करिए। उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, उदाहरण देखिए। अवध के अधिकांश ताल्लुकदारों की जमीनें लौटा दिया। जमींदार और भूमाफियाओं को उन्होंने नेता कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उनके विशेषाधिकार की रक्षा भी की। उनको एज ए लीडर रिप्रेजेंट किया गया और उनके जो भी विशेषाधिकार हैं उनकी रक्षा की। और यही नहीं, लॉर्ड लिटन जो कि वाइसरॉय थे 1876 से 1880 तक, उन्होंने भी खुलकर इनका समर्थन किया। और इन वर्गों ने भी, किन वर्गों ने? भूस्वामी और जमींदारों ने भी यह खुलकर स्वीकार किया कि इनकी स्थिति, किनकी स्थिति? भूस्वामियों की और जमींदारों की स्थिति बने रहने के लिए अंग्रेजों का राज्य हमेशा चलते रहना चाहिए। अपने यहां के जमींदारों ने भी खुलकर इस बात को कबूल किया। आइए देखते हैं शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता। शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता। अंग्रेज शिक्षित भारतीयों के शुरुआत से दुश्मन नहीं थे। इनफैक्ट अंग्रेजों का उनसे लगाव था। क्यों? 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया। 1833 के बाद क्यों प्रोत्साहित किया? क्योंकि जब तक भारतीय पढ़ेंगे नहीं तब तक अंग्रेजों के क्लरिकल वर्क में कैसे उनका सहयोग कर पाएंगे। जब इंग्लिश जानेंगे नहीं तो फाइल कैसे मैनेज करेंगे। तो अंग्रेजों ने अपने लिए प्रॉपर लेबर की व्यवस्था, यानी प्रॉपर वर्क फोर्स कार्य करने के लिए लोगों, कर्मचारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आधुनिक शिक्षा को भारत में प्रोत्साहित किया। अब 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कब? 1857 में। और उसके बाद उच्च शिक्षा तेजी से फैली। जहां पर भी एक यूनिवर्सिटी बन जाती है, कई कोर्सेज चलते हैं, लोग वहां पर एडमिशन लेते हैं और जो या शिक्षा का जो स्तर है वो हमेशा ऊपर उठ जाता है। अब 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था। इनफैक्ट शिक्षित वर्ग ने इसका विद्रोह भी किया था क्योंकि सैनिकों को बंदूक से दिक्कत थी, गाय और सुअर की चर्बी वाले कार्टेज से दिक्कत थी। जमींदारों को कोई दिक्कत नहीं थी, राजाओं को कोई दिक्कत नहीं थी, मजदूरों को दिक्कत थी। तो जो भी उस समय जो विद्रोह था उसमें शिक्षित भारतीयों ने सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए अंग्रेजों को शिक्षित भारतीय पसंद थे, वो शिक्षित भारतीयों के खिलाफ नहीं थे। लेकिन शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो कोई भी उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षित होने के बाद भारतीयों के साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ, उनके साथ भी वही हुआ। उनको अंग्रेजों की कूटनीति दिखाई देने लग गई और शिक्षित भारतीय ज्ञानी होते ही ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र को लोगों के सामने रखने लगा और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करता रहा। अब तो अंग्रेजों को दिक्कत है ना, क्योंकि सिविल सर्विसेज तक में उन्होंने ये चाहा था कि यूरोपियों के हाथ में ही सत्ता बनी रहे। आग में घी बना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब उच्च शिक्षा के प्रति अंग्रेजों का रवैया बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गया। वह चाहते ही नहीं थे कि भारतीय शिक्षित बने और इसके लिए इन्होंने कई प्रयास भी किए। अच्छा, इन्होंने क्यों इसके लिए प्रयास किया? क्योंकि भारत का हित क्राउन का नुकसान है। यदि भारत
का हित है। तो मतलब भारत में होने वाले रिसोर्सेज, भारत में होने वाली प्राकृतिक संपदाओं का प्रयोग भारत में राजस्व बढ़ाने के लिए किया जाएगा और उस राजस्व का प्रयोग भारतीयों को सुविधा देने के लिए की जाएगी। मूलभूत सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे और अच्छी मॉडर्न चीजें भारत में आएंगी। और यदि ये सब आएंगी तो ब्रिटिशर्स अपना खजाना कैसे भरेंगे? उनका तो कार्य ही यही था कि हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाकर व्यापार करना और उस व्यापार से ब्रिटिश ट्रेजरी को भरना, अंग्रेजी राजस्व को भरना और वहां का विकास करना, हमारे यहां का नहीं। आइए देखते हैं समाज सुधार के प्रति अंग्रेजों का क्या दृष्टिकोण था। उनकी नीतियां थी बांटो और राज करो। जमींदार जो कि सामान्य भारतीयों को दबाकर अंग्रेजों को लगान वसूल कर दे सकता था, उससे उन्होंने हाथ मिला लिया और उनको विशेषाधिकार भी दिए। शिक्षित भारतीयों से उन्होंने शत्रुता रख ली। अब देखते हैं कि समाज सुधार जो एकाध किए गए थे, उसके बाद अंग्रेजों का समाज सुधार के प्रति क्या रवैया रहा। आपको मैं बता दूं, 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। सती प्रथा, यदि आप लोग ना जानते हो तो मैं बता दूं, जिस विवाहित महिला का पति असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया हो या पत्नी से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो, उस पत्नी को पति की चिता के ऊपर बैठाकर जीवित ही जला दिया जाता था। यह सती प्रथा थी और यह बहुत ही अमानवीय कृत्य था। अंग्रेजों ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय के साझा प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया और खत्म किया। इसके लिए कानून लाए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी किया। पहले क्या होता था, बाल विवाह भी होते थे, यानी बहुत ही कम बच्चे बहुत छोटे ही रहते थे तभी उनका विवाह तय कर दिया जाता था। और आगे चलकर यदि मान लीजिए बड़े होते होते किसी लड़के का विवाह यदि 5 साल की उम्र में हुआ और उसकी जो होने वाली पत्नी है वो इस समय 3 साल की है, 10 साल बाद किसी बीमारी से लड़का मर जाता है, तो भी उस बालिका को जब वो बड़ी हो जाती तब भी एक विधवा का जीवन गुजारना पड़ता और उसके लिए बहुत ही सख्त धार्मिक कानून है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाकर अंग्रेजों ने भारत में एक और समाज सुधार का कार्य किया। अब भारत में पुरानी सोच वाले लोग बदलाव को नहीं पसंद करते थे। भारत में उस समय रूढ़िवादी थे, उन्हें ये सब यूरोपियन कल्चर दिखाई देता है। आज भी मैंने देखा है कई लोग मॉडर्न चीजों को हजम नहीं कर पाते। फोन पे बात करने से, नए मॉडर्न कपड़े पहनने से बहुत दिक्कतें होती हैं। इनफैक्ट लड़कियों का बाहर जाकर पढ़ना आज भी भारत के कई इलाकों बहुत बड़ा इशू है और लोग इसको नहीं करना चाहते हैं। तो उस समय की जो सोच थी उसमें इनको लगता था कि ये अंग्रेज बाहर से आए और सदियों से चली आ रही हमारी धार्मिक प्रथाओं को गलत बता रहे हैं और भारतीय इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आ गई कि यदि ये भारतीय अपनी पुरानी ऐसी धार्मिक कुरीतियों को लेकर चलना चाहते हैं तो चलने दो, इसमें हमारा कोई अहित नहीं है। इनफैक्ट जब अंग्रेजों ने सती प्रथा का उन्मूलन किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए, तो भारतीय उनके खिलाफ हो गए। अंग्रेज मन ही मन चाहते थे कि ये सारी रीतियां खत्म हो जाएं, पर अब भारत पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उन्होंने समाज सुधार की तरफ से अपनी आंखों को मोड़ लिया और अपनी तरफ से अब वो कोई प्रयास नहीं करना चाहते थे। आइए देखते हैं सामाजिक सेवाओं के क्या हालचाल थे। जब सामाजिक सेवाओं का अर्थ क्या है, हम रहते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमें चाहिए। इससे भी पहले आती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यदि हमारा पेट भरा ही ना हो तो हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो सामाजिक सेवाओं की बात है। अर्थात भारत से जो अंग्रेज राजस्व इकट्ठा करते थे, जो भी पैसा इकट्ठा करते थे, उसको किस तरीके से प्रयोग करते थे। आइए देखते हैं कि वह कितना भारत के हित के लिए प्रयोग किया जाता था। 19वीं सदी में यूरोप में अपने यहाँ नहीं, शिक्षा, सफाई, जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और ग्रामीण सड़क जैसे क्षेत्र में प्रगति हुई, पर भारत में सेवाएं अभी भी ऐसे ही पिछड़ी बनी रही। क्यों? सरकार की आमदनी का अधिकांश भाग सेना में जाता था। आपको मैंने इसी वीडियो के पार्ट 1 में बताया है कि भारतीय राजस्व का 52% भाग सिर्फ सेना को मैनेज करने में जाता था और कर रही थी। तो सामाजिक सेवाओं के लिए पैसा कहां से बचे? एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, 1886 में 1886 में भारत का बजट 45 करोड़ था, यानी 45 करोड़, जिसमें से 19.41 करोड़ सेना के लिए खर्च हुआ, 17 करोड़ प्रशासन के ऊपर खर्च हुआ, वहीं पर मात्र 2 करोड़ चिकित्सा पर और शिक्षा पर मिलाकर खर्च हुआ और 65 लाख सिंचाई पर खर्च हुआ। सफाई, जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं यूरोपीय जहां रहते थे, यूरोपीय कॉलोनीज और उच्च स्तरीय भारतीय जो रहते थे, जो अंग्रेजों के साथ थे, जमींदार, भूस्वामी आदि, उनके लिए ही उपलब्ध थी और बाकी भारतीयों के लिए इन सुविधाओं की हालत बहुत ही खराब थी। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन और भारतीयों का सबसे बड़ा हथियार बना प्रेस।
आइए देखते हैं प्रेस की क्या भूमिका रही और अंग्रेजों ने प्रेस के लिए क्या क्या बदलाव किए। अगला टॉपिक है प्रेस पर प्रतिबंध। आपको मैं बता दूं, प्रेस की शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की। प्रेस की शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की। भारतीयों ने प्रेस को भारतीयों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयोग किया। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बना प्रेस, क्योंकि आजकल की तरह सोशल प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध थे उस समय कि एक ट्वीट किया लाखों लोगों ने पढ़ लिया। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, न्यूज़पेपर, प्रेस, जिसमें अनेक क्रांतिकारी भारतीयों को जागरूक करने के लिए, अंग्रेजों का वास्तविक चेहरा उन्हें समझाने के लिए लिखते और लोग उन्हें पढ़कर जागरूक होते। सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही उस समय एक सबसे बड़ा चैलेंज था। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए एक जगह है जहां पर जाकर धरना देना है और बी, सी, डी, ई ये सब अलग अलग गांव हैं। अब अगर इन लोगों ने आपस में तय किया कि सब लोग मिलकर ए पर धरना देने चलेंगे, ए एक जगह है जहां पर ये लोग धरना देने चलेंगे, तो आजकल का अगर दिन होता तो ये इनको एक कॉमन ग्रुप बनाकर जोड़ लेते, एक मैसेज डालते और सब पहुंच जाते, लाइव लोकेशन तक शेयर कर देते। लेकिन तब का जमाना क्या था? तब प्रेस और डाक तार यही वो माध्यम थे जिससे कि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर पाते, एकजुट हो पाते और एक ही समय पर वहां पहुंच पाते। ये बहुत ही टफ टास्क था और प्रेस ने भारतीयों का इसमें बहुत बड़ा साथ, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक साथ दिया। प्रेस का प्रयोग करने वाले प्रमुख नाम मैं आपको गिनाऊं, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लोकमान्य तिलक जी, मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्र पाल जी। इतना ही नहीं, और अभी और अनेक नाम जिन्होंने प्रेस का प्रयोग कर जागरूकता फैलाई और अंग्रेजों का चरित्र भारतीयों के सामने रखा। आइए देखते हैं प्रेस की जर्नी कैसे हुई। चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 पे भारतीय प्रेस पर लगा सारा प्रतिबंध हटा लिया। उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रवादी बहुत खुश हो गए और प्रेस का उपयोग कर सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना करना शुरू कर दिया। अधिकारी वर्ग इससे क्या हुआ? नाराज हो गए। ऑब्वियसली जब हम इनकी बुराई करेंगे तो बहुत खुश थोड़ी होंगे। ये क्या हुए? नाराज हो गए और क्या लाए? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं पर जो समाचार पत्र थे उन पर बंदिशें लगा दी, उन्हें बंद कर दिया। इसके बाद भारतीयों द्वारा इस पर कड़ा विरोध हुआ। अब क्या हुआ? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। 25 वर्षों तक भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन 1905 के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, आगे चलकर आपको मैं पढ़ाऊंगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप 1908 और 1910 में कानूनों को और कड़ा कर दिया गया और प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया। एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं। 1835 में सर चार्ल्स मेटकाफ द्वारा जो है भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध सारे हटा लिए गए। भारतीय खुश हुए और खुश होकर अंग्रेजों की बुराई करना शुरू कर दी, भारतीयों तक सच पहुंचाना शुरू कर दिया। अंग्रेज फिर से नाराज हो गए और उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया, जिसके अंतर्गत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर बंदिशें लगाई गई, जिसका कड़ा विरोध हुआ और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। फिर अगले 25 वर्ष तक भारतीय प्रेस स्वतंत्र रहा। लेकिन 1905 में जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रयोग भारतीयों ने किया अंग्रेजों के खिलाफ, तब 1908 और 1910 में कड़े कानून प्रेस के लिए बना दिए गए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जातीय शत्रुता। अंग्रेज खुद को बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय समझते थे। अंग्रेज भारतीयों से खुद को बहुत ही हाई क्लास मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के बराबर भारतीय कभी हो ही नहीं सकते हैं। और 1857 में क्या हुआ था? विद्रोह। दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों के फलस्वरूप क्या हुआ? यह खाई, यह दुश्मनी, यह सोच और बड़ी हो गई। यहां यही तक नहीं, बहुत सारे स्थान थे जो कि सिर्फ यूरोपियों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे, जैसे रेलवे के डिब्बे, रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय, पार्क, होटल, स्विमिंग पूल, क्लब आदि। भारतीयों की एंट्री यहां मना हो गई थी। भारतीयों की प्रतिक्रिया इसके लिए वैसे ही रही जैसे होनी चाहिए थी। उन्होंने अपमानित महसूस किया और उनके अंदर इससे एक अंग्रेजों के प्रति जो थोड़ा बहुत भी सम्मान वगैरह था वो भी खत्म हो गया। आइए देखते हैं श्रम संबंधी कानून में क्या क्या बदलाव हुए। श्रम संबंधी कानून। 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों की हालत क्या थी? आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमारे कामगारों को, मजदूरों को, श्रमिकों को 12 से 16 घंटे तक कार्य करना होता था। साप्ताहिक छुट्टी कोई नहीं थी। स्त्रियों को पुरुषों जितना ही काम करना पड़ता था। बच्चों को पुरुषों जितना ही काम करना पड़ता था, कोई रिलैक्सेशन नहीं था। मजदूरी 4 रुपए से 20 रुपए तक मात्र। वातावरण कैसा था? कम जगह पर अधिक लोग, प्रकाश और हवा की कमी, गंदगी आदि। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर
के नाम पर दुर्घटना की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। यह तो हालत थी 19वीं सदी की। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल्स ने क्या किया, उद्योगपतियों ने क्या किया, भारत में फैक्ट्री एक्ट लाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यह डर था कि भारत में मजदूर कम होने के कारण यदि ऐसी स्थिति बनी रही कि भारतीय मजदूर जो है वो काम करके अगर अपना पेट भी ना भर पाए तो वो मजदूरी क्यों करेंगे। और उन्हें इस बात का डर था कि यदि भारतीय मजदूर कम होने लगे तो भारतीय बाजार में भारतीय उद्योगपति ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज उद्योगपतियों को पछाड़ देंगे, पीछे कर देंगे। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहले आया इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881, जिसका मेन फोकस था बाल श्रम पर नियंत्रण, जिसके अंतर्गत 7 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने में नहीं जाएंगे। 7 से 12 वर्ष के बच्चे, यानी 7 से कम होंगे तो जाएंगे ही नहीं। 7 से 12 वर्ष के बच्चे जो थे वह प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक नहीं कार्य करेंगे। वहां कैसा था? 12 से 16 घंटा सबके लिए। अब बच्चों के लिए क्या हो गया? 7 से 12 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन सिर्फ 9 घंटे ही कार्य कर सकते हैं। बच्चों को महीने में 4 छुट्टियां मिलेंगी। कितनी छुट्टियां मिलेंगी? 4 छुट्टियां मिलेंगी। खतरनाक मशीनों को अच्छी तरीके से अलग रखने की व्यवस्था की गई जिससे कि किसी को भी चोट ना लगे। इसके बाद आया इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891। 1891 में एक और फैक्ट्रीज एक्ट आया। उसमें क्या था? इस एक्ट में सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था कर दी गई, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो पिछले एक्ट में ही कर दी गई थी, अब पुरुषों और महिलाओं के लिए भी साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था कर दी गई। स्त्रियों के लिए समय की अवधि घटाकर 11 घंटे कर दिया गया। बच्चों के लिए काम का समय घटाकर 7 घंटे, जो पहले 9 घंटे था, 7 घंटे कर दिया गया। और पुरुषों के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया। चाय और कॉफी के बागानों में कुछ अलग ही काम चल रहा था। ठीक है, चाय और कॉफी की जिन बागानों के अंग्रेज मालिक थे वहां पर कोई नियम लागू नहीं थे। मुख्य क्षेत्र था असम, जहां की आबादी थी कम, तो मजदूरों को बाहर से लाना पड़ता था और उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। आपको मैं बता दूं, भारत सरकार ने वर्ष 1863, 1865, 1870, 1873 और 1882 में कानून बनाए जिसमें कोई मजदूर यदि अंग्रेजों के साथ कार्य करने के समझौते पर हस्ताक्षर करता और बाद में वहां के कंडीशन देखकर अगर कार्य करने से मना करता तो क्या हो सकता था? उसे गिरफ्तार करने तक का भी अधिकार बागान मालिकों को दे दिया गया था। मतलब इतने कड़े नियम कि पहले उनको लालच देकर बुलाइए, यदि वो अपने वातावरण देखें, कार्य करने की शैली देखें और वो उस जॉब को छोड़ना चाहे, उस काम को छोड़ना चाहे, छोड़ भी नहीं सकते थे। अंग्रेजों के पास, बागान मालिकों के पास उन्हें गिरफ्तार कराने तक के अधिकार प्राप्त थे। उभरते हुए ट्रेड यूनियन के दबाव 20वीं सदी में कुछ बेहतर श्रम कानून लाने में वो सफल हुए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी थी। आपको यकीन नहीं होगा, पूरे विश्व में इस बात के चर्चे थे कि भारत के मजदूरों की हालत इतनी दयनीय थी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद बहुत सारे बदलाव किए, जिसका एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों पर अपना नियंत्रण कैसे और मजबूत किया जाए। वह नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा विद्रोह उन्हें मिले, वह कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सामाजिक सुधार वगैरह भी करना उचित नहीं समझा। भारतीयों को भारतीयों से अलग करने के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की नीतियों को अपनाया। अलग अलग वर्ग जैसे जमींदारों के प्रति, कभी भारतीयों के प्रति, कभी हिंदुओं के प्रति जो है अपना झुकाव करते तो कभी उनके विरोध में हो जाते। एक सूत्री उद्देश्य भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत बनाए रखना और भारतीयों को संगठित होने से बचाना। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। पिछली वीडियो यानी कि इसका भाग 1 देखने के लिए और बाकी भाग देखने के लिए ऊपर के दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाएं और पूरी वीडियो देखें जिससे कि टाइमलाइन की तरह आप इसे समझ पाएं। धन्यवाद।